खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन का ही नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एड्जॉर्प्शन क्या है, डाइज क्या होते हैं, मेटल आयंस को कैसे एड्जॉर्ब करवाया जाता है, डाइज की एड्जॉर्प्शन कैसे की जाती है, उसका एक सिनेरियो देखा था। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन पार्ट एक आर्टिकल का ब्रीफली डिस्कस किया था, डिफरेंट आर्टिकल्स का, जिसमें नेचर के जर्नल के आर्टिकल्स थे और इसके अलावा टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नल्स के आर्टिकल्स थे। उनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा कैसे जाए, लिखा कैसे जाए, एड्जॉर्प्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या चीज़ें बेसिक होती हैं। देन हम इंस्ट्रूमेंटेशन पे आए थे कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस अगर आपने करवाना है किसी भी डाई मॉलिक्यूल का या मेटल आयन का, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट कौन से रिक्वायर हैं और अपरेटस कौन सा चाहिए। उन सब चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आप अपरेटस अरेंज कर लेते हो, इंस्ट्रूमेंट अरेंज कर लेते हो, केमिकल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो उससे आगे एक स्टेप आता है कि अब सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किए जाएं। हमने जो डिफरेंट काइंड के एड्जॉर्बेंट स्टडी किए थे, अब एड्जॉर्बेंट तो हमने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में ये हमने देखना होता है कि एड्जॉर्बेंट को यूज़ कैसे किया जाए। क्या रा एड्जॉर्बेंट जो हमने ऑब्टेन किया है इसी को इस फॉर्म में ही यूज़ कर लें या इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहिए। तो इसके नेक्स्ट पार्ट जो कि प्रिपरेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट और डाई या मेटल आयन, जो आपका पोल्यूटेंट जिसको आप स्टडी कर रहे हो, उसका स्टोक सॉल्यूशन बनाना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एड्जॉर्बेंट की प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं कि जो भी आपने एड्जॉर्बेंट सिलेक्ट किया फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसमें आप सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शुगर कैन बगास है। शुगर कैन बगास को आपने जब सिलेक्ट किया तो इसका वेस्ट मटेरियल जो है सबसे पहले तो आप वो कलेक्ट करेंगे। मीन्स टू से सबसे पहले स्टेप कौन सा होगा कलेक्शन का। जब आप उसको कलेक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स के डस्ट पार्टिकल्स, इसके अलावा डिफरेंट पोल्यूटेंट्स होंगे जिनको रिमूव करना ज़रूरी है। तो मीन्स टू से कि आप उस कलेक्शन जो आपने की है एड्जॉर्बेंट की, आप उसको वॉश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर। अब वॉश करने के दो तरीके आ जाते हैं। आप यहाँ पे कोई एसिड ट्रीटमेंट, बेस ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, या सिंपल आप डिस्टिल वाटर के साथ भी सिंपल वॉशिंग उनकी कर सकते हो। एसिड और बेस ट्रीटमेंट में क्या होता है, आप कोई एसिड लेते हो, उनके साथ उसकी कुछ मोलर सोल्यूशन बना के आपका जो एड्जॉर्बेंट आप उसको उसके साथ ट्रीट करवाते हो। तो क्या होता है कि एसिड ट्रीटमेंट या बेस ट्रीटमेंट के ज़रिए उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं एड्जॉर्बेंट के, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो ज़्यादा अच्छी परसेंटेज रिमूवल देते हैं। दूसरा जो सिंपल मेथड है, वो जो आपका सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है, आप उसको डिस्टिल वाटर के साथ सिंपल वॉश कर सकते हो। इसमें कोई आपको एसिड बेस की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई मॉडिफिकेशन होती है। आप सिंपल क्या करें, सिंपल आप बिक कर लें, उसके अंदर आप अपने वेट एड्जॉर्बेंट को ऐड कर दें और उसके अंदर ट्रिपल अमाउंट में डिस्टिल वाटर ऐड कर दें। जितना आपने एड्जॉर्बेंट डाला उससे डबल अमाउंट में इतना पानी ऐड कर दें कि वो एड्जॉर्बेंट उसके अंदर सोक हो जाए। ठीक है, आप फिर उसको अच्छी तरह से स्टीर करें। ठीक है, स्टीर करने के बाद आप उसको चंद मिनट्स के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए उसको रख दें। रखने से ये होगा कि जो आपका एक्चुअल में एड्जॉर्बेंट है वो सेडिमेंट डाउन हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, और जो डस्ट पार्टिकल या इस तरह की कोई भी पोल्यूटेंट है वो अपर साइड पे आ जाएंगे। आप उनको वाटर को वहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप डिस्कार्ड कर दें, और उसका जो एड्जॉर्बेंट नीचे बचा है, जो सेडिमेंट हुआ है, आप उसके अंदर अगेन डिस्टिल वाटर ऐड करके 2 से 3 दफ़ा यही प्रोसेस रिपीट करें। पानी डालें, उसको स्टीर करें और उसके बाद उसको कुछ मिनट के लिए रख दें, 10 से 15 मिनट के लिए या 5 से 10 मिनट के लिए, जैसे आपको मुनासिब लगे। रखने के बाद आप उसको ऊपर वाले हिस्से को डिस्कार्ड कर दें और नीचे आपके पास एड्जॉर्बेंट वॉश आउट हो जाएगा। तो एक तो ये सिंपल बेस्ट तरीका है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी और ना ही आपका एड्जॉर्बेंट जो है वो किसी तरह से डिस्टर्ब होगा। सबसे पहले आपने कलेक्शन कर ली, देन आप वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने के बाद, और वॉशिंग देखिए, एक बात आपको माइंड में यहाँ रखनी ज़रूरी है कि जब भी आपने अपने रिसर्च में कोई भी सोल्यूशन बनाना है, जहाँ भी पानी का इस्तेमाल होगा, आपने डिस्टिल वाटर यूज़ करना है, टैप वाटर यूज़ नहीं करना। उसकी रीज़न ये होती है कि टैप वाटर में डिफरेंट केटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी या आपकी रिसर्च की जो रीडिंग्स आनी होती है वो अफेक्ट हो जाती है। आपकी जो एक्चुअल में रिज़ल्ट अगर आपका 80% आना था, तो वो अगर आप टैप वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे तो वो 80% आने की बजाय 60% रिज़ल्ट देगा।
क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट काइंड के पोल्यूटेंट्स होते हैं एट वाटर में। फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड के एनाइंस होते हैं, केटाइंस होते हैं, इस जो कि हमारी इस परसेंटेज एफिशिएंसी को कम करने का बाइस बनते हैं। तो यहाँ पे आप जब डिस्टिल वाटर के साथ उसको वॉश कर लेंगे तो वॉशिंग के बाद आप उसको फ़िल्टर पेपर के ऊपर निकाल लें, या कोई भी आपके पास अगर चाइना डिश है तो उसके ऊपर उसको निकाल के आप उसको सन ड्राई करें। सन ड्राई जब आपने करना है तो यहाँ पे आपने उसको सिंपल दो तरीक़ों से ड्राई कर सकते हैं, या तो सन ड्राई होता है या फिर ओवन में ड्राई कर सकते हैं। अगर तो आपके पास ओवन है और उसका टेम्परेचर सेट हो जाता है, इजीली अवेलेबल है, तो आप उसका टेम्परेचर और टाइमर खुद से सेट कर दें। लेकिन इसके लिए आपको एक माइंड में रखने वाली बात यह है कि आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि लिटरेचर में जो ऑलरेडी रिपोर्टेड पेपर्स हैं उनमें किस टेम्परेचर पे इस एड्जॉर्बेंट को ड्राई किया गया है। ये हमें बात मालूम है कि हर डिफरेंट टाइप्स की जो सब्सटेंसेस स्पीशी होती हैं उनमें कुछ वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ नॉन वोलाटाइल होते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर शुगर कैन बगास है, इसका टेम्परेचर रिपोर्ट हुआ है 70 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप ओवन में इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस कर देते हो और उसको 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आप उसको ड्राई करने के लिए रख देते हो, तो 70 से अबव टेम्परेचर के जो वोलाटाइल कंपाउंड्स हैं वो 80 तक जब टेम्परेचर उनको मिलेगा तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, उनकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, या तो उसकी इवेपोरेशन हो जाएगी या डिकम्पोजिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फंक्शनल ग्रुप्स एड्जॉर्बेंट के एड्जॉर्प्शन करवाने का बाइस बनेंगे वो सारे के सारे तो वहाँ पे डिग्रेड हो गए, वहीं पे उनकी ख़त्म होगी, उनकी इवेपोरेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चेक करना कि क्या यही टेम्परेचर पे ऑलरेडी पेपर्स में रिपोर्टेड जो हैं उनमें यही टेम्परेचर मेंशन किया है इनको ड्राई करने का। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि कितने टेम्परेचर पे इसको ड्राई करना है तो इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप सन ड्राई कर लो। सन ड्राई में ये है कि आप इसको ज़्यादा इतना भी ड्राई ना करें कि वो बिल्कुल ही हार्ड हो जाए, आप उसको इतना ज़रूर ड्राई करें कि उसको थोड़ा सा जो है उसके अंदर जो मॉइस्ट है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए और एक नॉर्मल जिस तरह का एड्जॉर्बेंट होता है या नॉर्मल कोई भी चीज़ होती है उस स्टेट में आ जाए। बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना और बहुत कम भी ड्राई नहीं करना कि उसके अंदर मॉइस्टी ख़त्म ना हो। तो आपने इसको वॉश करने के बाद ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने इसकी ग्राइंडिंग करनी है। ग्राइंडिंग में ये होता है कि आप डिफरेंट काइंड्स के पेसल एंड मोटर भी यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी शॉप पे जाके उनसे जो ग्राइंडिंग वाली जिनके पास मशीन्स होती हैं आप उनसे भी इनकी ग्राइंडिंग करवा सकते हो। अब ग्राइंडिंग का पर्पस क्या है, ग्राइंडिंग क्यों करवाई जाती है, उसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि अगर आपके पास एक कोई चीज़ है जो जिसका कि साइज़ बड़ा है, ठीक है, अब उस बड़े साइज़ में आप अगर आप कोई चीज़ पुट करें, कोई चीज़ उसके ऊपर ओवरलैप करें तो वो सारी की सारी उसके अंदर एब्जॉर्ब इजीली नहीं हो पाएगी। अगर आप उसी पीस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे डिफरेंट काइंड्स के बहुत ही स्मॉल एटम लाइक साइज़ के अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें पार्टिकल्स में, तो क्या होगा कि हर पार्टिकल अपने हिस्से की वो जो भी चीज़ उसके ऊपर एब्जॉर्ब करवाएंगे वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम यही केस यहाँ पे है। ये देखें यहाँ पे शुगर कैन बगास है, ये इसका वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, इसको जब सन ड्राई वगैरह करके वॉश करके हमने जब रख लिया, उसके बाद हमने इसकी जब ग्राइंडिंग करवाई तो वो इस तरह के स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हो गया। अब ये स्मॉल पीसीज, इन छोटे पीसीज के अंदर डिफरेंट काइंड्स की एक्टिव साइट्स होती हैं। वो एक्टिव साइट्स क्या हैं, वो एक्टिव साइट्स एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिनके ऊपर डाई या मेटल के आयन आके एड्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, एड्जॉर्ब क्या है होना, एड्जॉर्प्शन क्या है, कैसे वो करते हैं, तो इसकी ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसी प्लेलिस्ट में। आप इस प्लेलिस्ट को पूरा चेक कर लें, उसमें एड्जॉर्प्शन की डिटेल भी है, उसमें डाई की भी है, और एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता क्या है, कैसे एक्टिव साइट्स उनके ऊपर अवेलेबल होती है, कहाँ पे वो प्रोसेस होता है, उसकी कंप्लीट डिटेल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे चलें तो मैंने जैसे कहा कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का सरफेस एरिया ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा करने से एड्जॉर्प्शन और ज़्यादा होती है। तो जब एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो परसेंटेज रिमूवल या परसेंटेज एफिशिएंसी भी उस एड्जॉर्बेंट की ज़्यादा आएगी। तो यहाँ तक ग्राइंडिंग का पर्पस क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्यों ग्राइंडिंग करवा रहे हैं, ग्राइंडिंग के बगैर भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली इसका आंसर ये होगा कि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ योर एड्जॉर्बेंट ग्राइंडिंग इज़ डन। अब सरफेस एरिया क्यों ज़्यादा करना है, बिकॉज greater is the surface area of the adsorbent, greater will be the number of active sites
अवेलेबल फॉर डाई एड्जॉर्प्शन और मेटल आयन एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सरफेस एरिया का रिलेशन जो है वो एड्जॉर्प्शन के साथ है, सॉरी एक्टिव साइड्स के साथ है, और एक्टिव साइड्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट परसेंटेज एड्जॉर्प्शन के साथ है। अब ग्राइंडिंग जब हम करवा लेते हैं तो ग्राइंडिंग करवाने के बाद सारे के सारे पार्टिकल्स सेम साइज़ के नहीं होते, कोई कुछ बड़ा होते हैं पार्टिकल्स, कुछ छोटे होते हैं। तो उनको एक साइज़ के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम डिफरेंट काइंड्स की सीव्स यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे ये सीव्स शो की गई हैं, छाननियाँ यूज़ करते हैं। इनमें क्या होता है कि आप जो ग्राइंडेड मटेरियल है आपका, आप इसको इन सीव के ज़रिए, अब इन सीव्स का भी साइज़ होता है, कुछ 105 साइज़ की होती है, माइक्रोमीटर इनका मैश साइज़ होता है। ये इनका जो पोर साइज़ होता है इन सीव्स का वो माइक्रोमीटर में या मैश साइज़ उसे कहा जाता है। 105 की भी अवेलेबल है, 210 की, 500 की, और इससे अबव मैश साइज़ की सीव्स भी अवेलेबल है मार्केट में। आपको जो उस टाइम अवेलेबल है आप उन सीव्स के ज़रिए उनकी सीविंग करें, अच्छे से सीविंग करनी है, 2 से 3 दफ़ा करें ताकि सारे के सारे जो पार्टिकल्स आपके पास आए हैं वो एक ही साइज़ के हों। पहले आप 500 माइक्रोमीटर की जो सीव है उसमें से पास करवा लें, उससे क्या होगा कि आपके पास 210 और 105 ये दोनों पार्टिकल आ जाएंगे। फिर आप 210 वाली जो सीव है उससे पास आउट करवाएं, उससे आपके पास जो नेक्स्ट आएंगे वो आप 105 वाली माइक्रोमीटर जो सीव है उनसे उनकी सीविंग करवाएं। तो इस तरह आपसे जिस साइज़ की सीव से आप सीविंग करवाएंगे उस तरह के आपके पास माइक्रोमीटर के मैश साइज़ के पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब जब आपने सीविंग कर लेनी है तो उसके बाद आपका जो ये एड्जॉर्बेंट होगा तीनों पार्टिकल साइज़ का 105, 210 और 500 माइक्रोमीटर, आपने इन तीनों को अलग अलग प्लास्टिक के जार्स में या प्लास्टिक के बॉक्सेस में इनको स्टोर कर लेना है। स्टोर क्यों करना है? स्टोरेज करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो उसको ह्यूमिडिटी से बचाना है, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी नमी है मॉइस्ट है उससे उनको बचाना है। दूसरा वो पोल्यूटेड ना हो, और पोल्यूटेड होने के साथ साथ उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन ना हो ताकि उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अफेक्टेड ना हो। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसको प्लास्टिक जार्स में स्टोर किया जाता है, और प्लास्टिक जार्स में स्टोर करने का कोई इनको डिसएडवांटेज भी नहीं होता। ठीक है, ना उनके साथ वो स्टिक होते हैं, ना ही उनके साथ वहाँ पे उनको जो है फंगस वगैरह लगती है, तो वो इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हो। जब तक आपकी रिसर्च कंटिन्यू रहेगी तो उनको कोई डैमेज नहीं होगा। तो अगर ओवरव्यू अगर लिया जाए, इसकी पूरी ओवरऑल स्कीम चेक की जाए कि आपने एड्जॉर्बेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले इसकी कलेक्शन आती है। आपने एड्जॉर्बेंट को डिफरेंट लोकल जगह से आपने इसको कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इस तरह के एड्जॉर्बेंट्स बायोजॉर्बेंट्स जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं। आप अगर शुगर कैन बगास ले रहे हो, आप पोटैटो पील्स ले रहे हो, आप टी डस्ट वेस्ट ले रहे हो, आप नीम के लीव्स ले रहे हो, नीम जो दरख्त होता है उसके आप पत्ते ले रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। आप उनको ड्राई करके आप सबसे पहले उनको कलेक्ट करें, दैन उनकी वाशिंग और ड्राइंग उनको करें। उसके बाद आप उसकी ग्राइंडिंग करने के बाद उसकी सीविंग करें एंड देन उसकी स्टोरेज कर लें प्लास्टिक जार्स में। जब आपने यूज़ करना हो ज़रूरत के मुताबिक आप उसके इतने जितना आपको एड्जॉर्बेंट चाहिए, जितने ग्राम हस्बे ज़रूरत आप उसको निकाल लें, बाकी का वैसे स्टोर कर लें। तो यहाँ तक आपका एड्जॉर्बेंट स्टोर हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है फॉर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। नेक्स्ट में चलें तो आपने एड्जॉर्बेंट तो प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, जिसके ऊपर आपने एड्जॉर्प्शन करवानी है, लेकिन डाई मॉलिक्यूल की एड्जॉर्प्शन करवानी है। अब डाई मॉलिक्यूल को कैसे प्रिपेयर किया जाए, डाई या मेटल आयन, ठीक है। आप जो भी रिसर्च जिस भी पोल्यूटेंट पे कर रहे हो, चाहे वो डाई मॉलिक्यूल है या कोई मेटल आयन है, आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन कितने ppm का होना चाहिए? ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन, ओके। आप ppm का दूसरा जो यूनिट है वो मिलीग्राम पर लीटर भी है, ठीक है, यानी कि मिलीग्राम पर लीटर। अब आपने क्या करना है कि 1000 ppm सॉल्यूशन यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है। ये इतना वॉल्यूम इसका इसलिए रखा जाता है कि आपने डिफरेंट काइंड्स के एक्सपेरिमेंट्स रन करवाने होते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स देखने होते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ pH, इफेक्ट ऑफ डोज। उसके बाद आपने डिफरेंट एनाइन और कैटाइंस का चेक करना होता है, टैब वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो ये ज़्यादा अमाउंट इसलिए बना ली जाती है कि डिफरेंट अगर ग्रुप टीम वर्क अगर कहीं पे हो रहा है तो हर बंदे को अलग से सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे, उसको उसकी ज़रूरत होगी। तो ये अगर एक दफ़ा आपके पास स्टॉक बना होगा 1000 ppm का, तो आप उसी से नेक्स्ट सॉल्यूशन बनाते जाओगे इजीली, आपको दोबारा स्टॉक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही उसकी कोई टेंशन होगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप 500 ppm का बना लो सॉल्यूशन, तो वो भी बना सकते हो आप। सॉल्यूशन बनाने के लिए जो उसका जो आपने स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है उसके लिए
1000 ppm में क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। 1000 ppm सोल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम डाई लेना पड़ेगा। जो भी आपका डाई है, क्रिस्टल वायलेट है, कॉन्गो रेड है, मिथाइलिन ब्लू है, रोडामन बी है, वट आपकी जो मेटल लाइन है, जो भी मेटल लाइन अगर आप अवेलेबल है, जिंक है, सिल्वर है, आप उनका जस्ट 1 ग्राम लेंगे। 1000 ml टोटल वॉल्यूम आपने करना है। कॉनिकल फ्लास्क लें, कॉनिकल फ्लास्क या मेरिंग फ्लास्क जो आपके पास अवेलेबल है, आप यूजुअली मेरिंग फ्लास्क ली जाती है। मेरिंग फ्लास्क के अंदर आप उसको 1 ग्राम को, और यहाँ पे ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जो ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं वो अच्छे से वाश होना चाहिए क्लीनिंग सोल्यूशन के साथ। अब क्लीनिंग सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है उसकी वीडियो भी इस चैनल पे अपलोडेड है, आप काइंडली उसको देख लें। उस तरीके से आप क्लीनिंग सोल्यूशन बना लें, और क्लीनिंग सोल्यूशन बनाने के बाद आपने उसको अच्छे से वाश करना है। मेरिंग फ्लास्क को वाश करने के बाद आप उसको भी ड्राई करें, और वो क्लियर होनी चाहिए अंदर से मेरिंग फ्लास्क, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ्लास्क अच्छे से नहीं साफ़, उसकी वाशिंग अच्छे से नहीं हुई, उसके अंदर कोई ग्रीस है, कोई ऑयल है, तो आपका स्टॉक सोल्यूशन ख़राब है। स्टॉक सोल्यूशन ख़राब है, इट्स मीन आपकी सारी की सारी रीडिंग्स जो आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी, उनकी परसेंटेज कम से कम आएगी, आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो जो भी आपने सोल्यूशन बनाना है, एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए आपकी, ऑपरेटर सारा अच्छे से वाश होना चाहिए। इवन कि आप जो सिंगल ड्रॉपर भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपका क्लीनिंग सोल्यूशन से धुला होना चाहिए। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 ग्राम डाई लेंगे या मेटल जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसको आपने मेरिंग फ्लास्क में ऐड कर देना है। मेरिंग फ्लास्क के अंदर आपने फिर डिस्टिल वाटर कंटिन्यूसली ऐड करते जाना है अप टू द मार्क, यानी कि टोटल वॉल्यूम हमने 1000 ml तक करना है। तो 1000 ml तक हमने उसके अंदर जो है वो डिस्टिल वाटर ऐड कर देना। अगेन रिपीटिंग, डिस्टिल वाटर यूज़ करना है, टैप वाटर यूज़ नहीं करना। जब आप उसको ऐड कर दोगे 1000 ml तक टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। फिर आप उस फ्लास्क के ऊपर स्टॉपर दें। प्लास्टिक का स्टॉपर यूजली यूज़ किया जाता है। ग्लास स्टॉपर का ये होता है कि वो टूटने का खदशा होता है, वो यानी कि अगर टाइटली बाउंड हो जाए तो फिर जल्दी खुलता भी नहीं है, तो प्लास्टिक स्टॉपर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मेरिंग फ्लास्क के साथ। तो मैं उसके ऊपर स्टॉपर लगा के उसको मेरिंग फ्लास्क को हर साइड से एलुमिनियम फॉइल के साथ आपने कवर करना है। कवर करने के बाद उसको अच्छे से दोनों हाथ में पकड़ के उसकी अच्छी तरह आपने शेकिंग करनी है। इतनी शेकिंग करनी है कि वो 1 ग्राम जो आपने उसके अंदर डाई ऐड किया है वो सारे का सारा उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ठीक हो गया। और ये जो डाई होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये इस तरह की इसकी फॉर्म होती है। ठीक है, ये इस फॉर्म में ये थोड़ी सी इसकी आप कह लें कि छोटे छोटे पार्ट बने होते हैं इसके, और वो इजीली सोल्यूबल नहीं होते। शेकिंग करते वक्त ये सोल्यूबल हो जाते हैं। वैसे अगर इसको हम रख देंगे ऐड करके पानी डाल के तो एक दो दफ़ा हिला के, तो इस तरह ये हल नहीं होंगे। इसको आपने अच्छे से शेक करना है आल साइड पे, ताकि वो सारे का सारा जो डाई है, यहाँ पे ये क्रिस्टल वाला डाई शो किया गया है। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका डाई है, जो भी मेटल है, आप उसको अच्छे से आप उसकी जो 1 ग्राम वे करें, और उसको बाद उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करें, उसको अच्छे से शेकिंग करें ताकि वो सारे का सारा कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाए। यहाँ पे ये क्रिस्टल वायलेट की ये इस तरह की सॉल्यूशन फॉर्म शो करवाई गई है, जो कि इस तरह का कलर देती है। एक्चुअल में ये इस कलर का होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन फॉर्म बन जाती है तो इसकी वायलेट कलर, पर्पल कलर आ जाता है। ठीक हो गया। तो अगर बात की जाए कि आपने जो स्टॉक सोल्यूशन बना लिया है, अब स्टॉक सोल्यूशन बनाने के बाद आपने इसको ऐसे ही नहीं रख देना मेरिंग फ्लास्क को, बल्कि उसको एल्युमिनियम फॉइल के साथ पूरी साइडों से कवर करके रखना है। साइड्स कवर करने का सोल्यूशन, स्टॉक सोल्यूशन कवर करने का क्यों कहा गया है, क्योंकि इसलिए कि जो इस तरह के कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जब उनका लाइट के साथ इंटरेक्शन होता है, विजिबल लाइट, सनलाइट, यूवी लाइट, हर किस्म की लाइट जो कि हम आम जो सनलाइट होती है उसके साथ भी जब इंटरेक्शन होगा, तो वो लाइट के मॉलिक्यूल्स इन डाई के सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, डाई मॉलिक्यूल्स हैं, उनको उनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड या कंजुगेटेड सिंगल या डबल बॉन्ड, उनको ब्रेक कर देते हैं। जब वो डाई की स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो डाई की स्ट्रक्चर ही ओवरऑल डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से डाई सॉल्यूशन जो हमने बनाया होता है उसकी एक्चुअल में जो सॉल्यूशन की एफिशिएंसी होती है वो नहीं आती, जब बल्कि उसकी रीडिंग जो है वो सारी की सारी अफेक्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूवी विजिबल लाइट के ज़रिए हमने लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करनी है, बियर लैम्बर्ट लॉ को कैसे फॉलो करना है और उसको प्रूव कैसे किया जाता है, और उसमें हम लाइट को इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको मैं वहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ दूंगी कि लाइट जब फॉल करती है डाई मॉलिक्यूल के ऊपर तो डाई मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होती है, तो उससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि इसको कवर क्यों करना है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे 1000 ppm सोल्यूशन का 1000 ppm का
सोल्यूशन बनाने का तरीका आपको बताया है कि आपने 1 ग्राम लेना है। अगर आपने 500 ppm लेना है तो आप 1 ग्राम को हाफ़ कर दें। 1 ग्राम को अगर आप 2 पे डिवाइड करें, उसका हाफ़ करें तो वो 0.5 ग्राम बनता है। अगर आप 500 ppm सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो आप 0.5 ग्राम ऐड करेंगे इतने वाटर में कि उसका टोटल वॉल्यूम 500 ml तक हो जाए। तो इट्स मीन कि आपने इस स्टोक सोल्यूशन से आपने फर्दर डिफरेंट, अगर आपको 10 ppm का सोल्यूशन चाहिए तो आप इस स्टोक सोल्यूशन से 1000 ppm के स्टोक सोल्यूशन से आप 10 ppm का सोल्यूशन बना सकते हो डाइल्यूशन फार्मूला से। डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है? M1V1 इज इक्वल टू C1V1 इज इक्वल टू C2V2। जो आपका स्टॉक है, जो आपका रिक्वायर्ड है, आप उसको फार्मूले में पुट करें तो आप उसके ज़रिए आप जो भी ppm का सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, आप उसको बना सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस डाइल्यूशन फार्मूला। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एडजॉर्बेंट को कैसे प्रिपेयर करना है और डाई सोल्यूशन कैसे बनाना है, उसको कैसे स्टोर करना है, उसके ज़रिए उसमें होने वाली जो प्रिकॉशंस है मैंने आपको वो भी बता दी हैं, जो कि चीज़ें आपने माइंड में रखनी है वो भी इसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट चलेंगे कि आप यहाँ तक तो आपकी रिसर्च होगी कि आपने सोल्यूशन वगैरह बना के रख लिए, उसके बाद क्या करना है, एब्जॉर्बेंस कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट करवाने हैं, रिजल्ट को कैसे एनालिसिस करना है, आपने कौन से मॉडल्स अप्लाई करने हैं, थीसिस कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है। तो उस सब चीज़ों के लिए स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। थैंक यू वेरी मच।